नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड में संकलित पाठ लहासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, इस पाठ में लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। बच्चों, यहाँ लेखक बताते हैं कि जिस रास्ते से वे यात्रा कर रहे थे वह एकमात्र यही रास्ता था जिस रास्ते से तिब्बत जाया जा सकता था, और यह रास्ता नेपाल से होकर जाता था। यानी लेखक बताते हैं जब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था तो यही एक मुख्य रास्ता था। कहते हैं कि यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं था, बल्कि यहाँ से फौजी सामान, फौजी भी जाया करते थे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति, छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। यानी लेखक बताते हैं कि यहाँ पर यात्रियों के लिए बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। जैसे वहाँ पर जाति पात नहीं है, छुआछूत नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती हैं, पर्दा प्रथा नहीं है यहाँ पे। बहुत सी निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो बिल्कुल आप घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टूटीदार खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। बच्चों, यहाँ लेखक बताते हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छी बातें हैं, पर्दा प्रथा नहीं है, जाति पात का भेदभाव नहीं है, और साथ ही साथ यदि कोई यात्री किसी के घर पहुँच जाता है तो वह अपनी झोली में से चाय निकाल के दे दे, मक्खन निकाल के दे दे, तो घर की जो बहू होती है या जो सास होती है वह आपके लिए चाय बनाकर ले आएगी। और यदि आपको ज़रा सा भी शक हो कि मैं जो सामान दे रहा हूँ, जो मक्खन दे रहा हूँ, कि पता नहीं पूरा का पूरा मेरी चाय में डालेगी कि नहीं डालेगी, तो आप खुद जाकर अपनी चाय बना सकते हैं। ऐसा लेखक बताते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब है यात्रा करने का टैक्स। हमने वह 2 चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। यानी लेखक बताते हैं कि थोंगला के पहले जो आखिरी गांव था वहाँ पर भी पहुँच गए थे, और यहाँ पर भी सुमित के जान पहचान के आदमी थे, और ये लोग भिखमंगे के भेष में थे। उसके बावजूद भी इन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त
किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेखक बताते हैं जब 5 साल बाद हम इसी रास्ते आए थे और उस वक्त हम भिखमंगे के भेष में भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बताते हैं कि उस समय हमें सबसे गरीब झोपड़े में ठहरना पड़ा था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग पीकर, छंग का मतलब है कोई एक नशीला पदार्थ, वहाँ पर शाम को लोग उसे पी लेते हैं, इसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहता। तो हो सकता है कि जिस वक्त लेखक आए थे उन्हें ठहरने के लिए जगह मिली थी, उस समय लोग छंग पिए हों और होश में ना रहे हों। अब हमें सबसे विकट डांडा ठोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरनाक जगहें हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेखक बताते हैं कि जो डांडे हैं वो तिब्बत में सबसे खतरनाक जगहें हैं। कहते हैं 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण, मतलब 16-17 हजार फीट की ऊंचाई है और वहाँ पर मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होता है कि किसी प्रकार का गांव, कोई लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं और ऐसी जगहें डाकुओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। लेखक बताते हैं कि यह तिब्बत के किसी गांव में किसी का खून हो जाए तो शायद खूनी को सज़ा मिल भी जाए, लेकिन ऐसे स्थान पर यदि किसी का खून भी हो जाए तो भी उनको सज़ा नहीं मिलती। आगे कहते हैं, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। कहते हैं जो डकैत होते हैं वो पहले तो आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वैसा है कि नहीं। यही सबसे खतरनाक बात है वहाँ पे। आगे कहते हैं, हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है हथियार रखने का, इसलिए जैसे सामान्यतः लोग लाठी लेकर चलते हैं, वहाँ पर लोग पिस्तौल और बंदूक लेकर चलते हैं। और डाकुओं के लिए अगर वह लोगों को मारेंगे नहीं, जान से नहीं मार देंगे, तो उनके जान को भी खतरा रहता है कि सामने वाले के पास भी हथियार है, कहीं वो डाकुओं को ना मार दे, इसलिए डाकू उसे जान से मार देते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगरा के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। लेखक कहते हैं कि हमें खून की उतनी परवाह नहीं थी क्योंकि हम लोग भिखमंगे के भेष में थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची यानी दया दया, 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक बताते हैं कि हमें खून होने की उतनी चिंता नहीं थी क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो शक्ल से थोड़ा सा डाकू जैसा लगता, हम तुरंत उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते, अपनी टोपी उतारकर उसको भीख मांगने लगते हैं कि कुची कुची यानी दया दया, 1 पैसा दे दो। तो जिससे सामने वाले को लगता है ये तो भिखारी है, यह मांग रहा है तो इसके पास कुछ नहीं होगा, और इन लोगों की जान बच जाती थी। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और
चढ़े चलेंगे। आगे की लंकोर तक के लिए चढ़ाई थी और उस चढ़ाई पर चढ़ना बहुत कठिन कार्य था, इसलिए इन्होंने 2 घोड़े करने का निश्चय लिया। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण यानी दक्षिण तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटी की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। कहते हैं कि वहाँ पर डांडे के देवता का भी स्थान था, जो पत्थरों के ढेर से और जानवरों की सींगें तथा रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी अभी हमें इनको जो है ढलान की तरफ चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतरने में इन्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रहा था। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बिल्कुल धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। लेखक कहते हैं कि जो लेखक का घोड़ा था वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और लेखक ने सोचा इतनी चढ़ाई यह चढ़ा है तो हो सकता है थक गया हो, इसलिए धीरे चल रहा है, और लेखक उसे मारना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं द्वेंक्विस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि घोड़ा बहुत पीछे हो गया और लेखक झूमते हुए उस घोड़े पर चले जा रहे थे। जान ही नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी घोड़ा इतना धीरे चलने लगा कि पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता, यानी जब थोड़ा सा वो जोर ज़बरदस्ती करते घोड़े के साथ जल्दी चलने के लिए, तो घोड़ा और धीरे चलने लगता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था, यानी लेखक जो है गलत रास्ते पर 1.5 मील चले गए। अब जब उन्हें पता चला कि वे गलत रास्ते पर हैं, फिर लौट कर उसी को पकड़ा, यानी लौट कर आते हैं फिर दूसरे रास्ते को पकड़ते हैं। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। कहते हैं कि जब वह गांव से मील भर पर थे तब वहाँ पर सुमति उन्हें इंतजार करते हुए मिले, और कहते हैं कि मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है। सुमति मंगोल थे, सुमति इनके साथी थे जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे और वे मंगोल थे। तो कहते हैं कि उनका मुंह तो वैसे भी लाल होता है, और ये गुस्से से और भी ज़्यादा लाल खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि चूँकि उनका घोड़ा बहुत सुस्त था और वह बहुत पीछे रह गए थे, और जब शाम को वह 5 बजे सुमति के पास पहुँचे, अपने मित्र के पास पहुँचे, तो वे उन पर गुस्सा करते हैं कि क्यों इतनी देर हो गई। तो लेखक बताते हैं कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें मुझे घोड़ा ही ऐसा मिला है
और ऊपर से मैं गलत रास्ते पर चला गया, इस वजह से मैं पीछे रह गया। खैर, जहाँ पर वे ठहरते हैं वहाँ पर भी सुमति के अच्छे यजमान होते हैं, चाय सत्तू खिलाते हैं। इसके बाद गर्मा गर्म थुक्पा मिलता है। थुक्पा एक तिब्बती डिश बोल सकते हैं आप इसे, जो सत्तू के साथ उसमें मांस को पकाकर लेई की तरह तैयार किया जाता है। तो यह एक तिब्बती खाना है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। उस पहाड़ी का क्या नाम है? टिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान का मतलब है कि सुमति को जानने वाले, जहाँ पर सुमति जाते थे, जैसे पूजा पाठ करने के लिए पंडित जी घर पर आते हैं तो आप पंडित जी के यजमान होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सुमति के भी यजमान यहाँ आसपास के गांव में थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। यहाँ कहते हैं लेखक कि जो सुमति हैं वह कपड़े की पतली पतली बत्तियों से गंडे बनाते थे। गंडे का मतलब यहाँ पर यह है कि कपड़े की कपड़े के पतले पतले टुकड़े काट कर उसमें गांठ बांधकर कुछ मंत्र का उच्चारण करके उसे अपने यजमानों को देते थे। और लेखक ने कहा कि उनके यह गंडे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि एक तो बोधगया से जो कपड़े लाए थे पहले उसमें गंडा बना कर दे रहे थे। इसके बाद जब वो कपड़ा ख़त्म हो गया तो वह किसी भी कपड़े से गंडा बनाकर लोगों को दे रहे थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आस-पास के गांवों में मत जाओ। लेखक को लगा कि यह गंडा बांटने के चक्कर में 1-2 हफ्ते यहीं पर लगा देंगे। इसलिए उन्होंने उनसे विनती की कि जिस गांव में ठहरना है उस गांव में आप बांट दीजिए और आसपास के गांवों में मत जाइए। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बड़ी कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि अब तो 10-11 बज चुके थे और तेज़ धूप हो रही थी। और तिब्बत वैसे तो बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ पे जो धूप होती है वह बहुत तेज़ लगती है। और कहते हैं कि फ़िलहाल अगर अपने सर पर आप कोई मोटा कपड़ा रख लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। कहते हैं कि ये सूरज की ओर मुँह करके लगभग 2 बजे दिन में चल रहे हैं। सूरज इनके आगे था, जिससे क्या हो रहा था कि इनके चेहरे पर तो धूप लग रही थी, पसीने छूट रहे थे, लेकिन उनके कंधे ठंडे पड़े जा रहे थे, बर्फ़ जमी जा रही थी। तो सोचिए कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थीं यहाँ पे। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है फ्री में मिल जाते हैं, मतलब वे अपनी मजदूरी नहीं लेते हैं।
खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। कहते हैं कि जो खेती बाड़ी का इंतजाम होता है उसको देखने के लिए वहाँ पर कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता है जो कि जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता, यानी उसकी बहुत ही अच्छी ख्याति होती है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, जो शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु थे जिनका नाम नमसे था, बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष का मतलब बड़े ही सभ्य पुरुष थे, बड़े ही अच्छे आदमी थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर यानी बुद्ध वचन अनुवाद, कंजुर का मतलब है बुद्ध वचन अनुवाद, कि मतलब भगवान बुद्ध के जो वचन थे उन वचनों का अनुवाद यहाँ पर लिखा था कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो वचन थे उसकी 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। कहते हैं कि मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। लेखक बताते हैं वहाँ जो पोथियाँ रखी हुई थीं जिसमें बुद्ध के वचन लिखे हुए थे वह बड़े ही अच्छे कागज़ों पर, मोटे मोटे कागज़ों पर और बहुत ही सुंदर लिखावट के साथ लिखे थे। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। लेखक कहते हैं जो एक एक पोथी इतनी मोटी थी कि इसका वजन 15-15 सेर से कम नहीं होगा। सेर का मतलब है यहाँ पर तौलने की पुरानी इकाई है। एक सेर लगभग 800 या 900 ग्राम के बराबर होता था। तो वही कहते हैं 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। कहते हैं यहाँ फिर सुमत ने अपने यजमानों के पास जाने के लिए पूछा कि जो उनके जानने वाले लोग थे उन्होंने पूछा कि हम उनके पास जा रहे हैं। और लेखक को अब तो पुस्तकें मिल गई थीं, अब वो पुस्तकों के भीतर थे यानी उसे पढ़ रहे थे, इसलिए उनको जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह आ गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे। लेखक ने उनको भेज दिया था लेकिन वे दूसरे दिन ही आ गए और लेखक यह सोच रहे थे कि 1-2 दिन में ही वे वापस आ जाएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। कहते हैं जब वहाँ तिंगरी जो गांव था वह वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह जो भिक्षु नमसे थे उनसे विदाई लेकर अब चल पड़े, तिंगरी गांव की तरफ चल पड़े। तो यह था पाठ लहासा की ओर। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आप इस पाठ को खुद से भी पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।